ऑनलाइन और ऑफलाइन के छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस यस, कंफर्टेबल। ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे सभी छात्र? इधर पीछे ऑडियो सब कुछ ठीक है? ऑडियो ऑडियो कंफर्म करेंगे सभी छात्र? इधर से भी हो गया? गुड मॉर्निंग सर, टेक्निकल टीम वाले भाई। ये वो टेक्निकल टीम वालों को भी गुड मॉर्निंग आया भाई, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो आपकी गुड मॉर्निंग भी मैंने आप तक, टेक्निकल टीम तक पहुंचा दी। ठीक है। फिर माँ बाप जो है बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, सुबह सुबह उठकर सही टाइम पे उठना है, व्यायाम करो, ये खाओ वो खाओ। इतना ज़्यादा क्यों करते हैं माँ बाप? हाँ, करते हैं? नहीं करते, कुछ के नहीं करते। बढ़िया है। जिनके नहीं करते उनके मज़े में। बट जिनके कर रहे हैं भाई, बिल्कुल मतलब सांस नहीं आ रही, ऐसा करो वैसा करो, जाओ यहाँ क्लास करो, ये पढ़ो, आईएएस बनो, ये वो। चप्पल से के साथ भी करते हैं, ओहो। हथियारों से लैस करते हैं कुछ के माँ बाप। ठीक है। अच्छा तो नहीं लगता हो? ऐसा अच्छा लगता है उनका बोलना? अच्छा लगता है नहीं लगता है? अब लगता है। देखो, चप्पल खा खा के खा खा के खा खा के चप्पल की आदत हो गई। ठीक है। तो आपको पता है हाथी को कैसे पालतू बनाया जाता है? जब वो बच्चा होता है, उसकी टांग में जंजीर बांध देते हैं। वो खींचता है खींचता है खींचता है, वो बेचारा हिल नहीं सकता है। फिर बाद में जंजीर खोल भी दीजिए, वह जंजीर पास में पड़ी होनी चाहिए। हाथी को क्या लगेगा? बंधा हुआ हूं। तो चप्पल जंजीर का ही काम करती है। जब तक आप फ्री स्पिरिट हो, ऐसा कैसे, क्यों करना है योगा, नहीं करूंगा मैं व्यायाम, और मैं कुछ नहीं करूंगा। तो हमारे अंदर का मनुष्य भी पशु होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पशु को क्या बना देते हैं हम? पशु से हटाकर हमें मानव बना देते हैं। मानवीकरण की प्रक्रिया और यंत्र में आती है चप्पल। ऐसी बात करके हम अपने दिल को बहला लेते हैं। तो कह रहा अब लगता है सही किया था, अब लगता है सही किया था। भाई देखो, गलत किया था, बहुत सही तरीका नहीं था, और भी तरीके थे, है कि नहीं? नहीं सर, हमारे भले के लिए किया था। अब तुम भी अपने बच्चों का भला ऐसे ही करने वाले हो, है कि नहीं? तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप का जो जीवन का अनुभव है, उस अनुभव में कुछ चीज़ें उनके लिए कार्य की हैं, कुछ चीज़ें उतना कारगर नहीं रही हैं। तो उनका मन है कि जहां उन्होंने ठोकर खाई, वो हमें सूचित करें, ताकि हम वो ठोकर ना खाएं। उनके अनुभव से हमें लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें लाभ होना चाहिए। पर दिक्कत यह है कि वो अनुभव हम तक आएगा कैसे? अनुभव हम तक आएगा कैसे? तो वो बड़े प्रेम से भी आ सकता था, आ सकता था कि नहीं आ सकता था? वो बड़े अच्छे उदाहरण देकर भी आ सकता था, लेकिन उसमें समय लगता है, और उतना धैर्य उनके पास था नहीं। तो हमारे पिताजी के पास एक लाठी थी, उसका नाम था ज्ञानदायिनी। उससे फास्ट आता था। ठीक है। अब ठीक है, फास्ट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, बट वो बहुत सही तरीका है नहीं, है कि नहीं? ज्ञान आया या नहीं आया, ये तो मुझे नहीं पता है। तो पिताजी या फैमिली या घर में जो भी, जहां भी हम मिले, जो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं,
जरूरी तो नहीं वो शिक्षक हों, जरूरी तो नहीं ना वो शिक्षक हों, तो उनको जैसे आता है वो देना चाहते हैं, उनकी मंशा अच्छी होती है। और जो मंशा और उद्देश्य तो अच्छा है ही है, जो चीज वो दे रहे हैं वो भी हमारे काम की होती है। लेकिन कई बार वो इस तरह से दी जाती है कि हमें मजा ही नहीं आता। तो जब मेरे पास क्लास में पहुंचते हैं छात्र, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पालतू हाथी। अब उनके अंदर का पशु निकालना होता है। अब उनको बोलो, अरे कुछ भी सोचो। सोचूं कैसे सर? पहले लिखवाओ। अरे सोचो तो सही, थोड़ी देर रुको तो सही। अरे पहचानो तो सही तुम हाथी हो। नहीं सर मैं चूहा हूं, मुझे पता है, सबने मुझे बताया चूहे हो चूहे रहो। अरे तुम हाथी हो, हाथी हो, गणेश जी हो, चूहे की तो सवारी करते हो। नहीं सर मैं चूहा ही हूं, सर मेरा आत्मविश्वास जो है चूहा हो गया। किसी ने कहा मेरे मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं पीटा। कोई बात नहीं, किस्मत है भाई, पिताजी ने नहीं मम्मा ने रख दिए होंगे दो चार। और जरूरी थोड़ी पीटना ही एक तरीका है, पीटना ही एक तरीका, वो चेन जरूरी थोड़ी है कि लोहे की हो, कई तरह की हो सकती है। 4 दिन बात नहीं करेंगे वो भी हो गया। बहुत सारी चीजें होती है ना, छोटा बच्चा होता है उसको क्या करना है, छोटे बच्चे के साथ बहुत सारी तरीके हैं। तो ये नहीं है। किसी ने कहा मेरी मम्मी का प्रिय झाड़ू था। तो हथियार तो कभी, कई बार बर्तन ही उठा के दे मारते हैं, जो आ रहा है वो मारेंगे। कुछ लोग अब सोच रहे हैं मैं बताऊं या ना बताऊं। ठीक है, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप भारतवासी हैं, जिस आयु वर्ग से, जिस उससे आप निकल रहे हैं विश्व गुरु स्टेज से, तो यहाँ पर जूता चप्पल एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब छात्र मेरे पास आते हैं और उनको इतना ज्यादा चीजों में, और ये सिर्फ माँ बाप तक ही नहीं रुकता है, और मैं किसी की शिकायत भी नहीं कर रहा हूं, ये स्कूलों में जाकर भी यही होता है। जब हम स्कूलों में पहुंचते हैं तो जो छात्र पढ़ने में अच्छा है उसकी तारीफ होती है, और जो बेकार है या बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है उसको बुरा भला कहा जाता है, उसको नालायक भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो छात्र पढ़ नहीं सकता, लेकिन स्कूल है, स्कूल में मेरा मन और चीजों में लगता है, मेरा मन कला में लगता है, संगीत में लगता है, खेलने में लगता है, तो हो सकता है उस समय मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो क्या वो छात्र टॉपर नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन वो चुनता है कि मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसकी उसकी जो अपने बारे में एक विचार होता है, जो उसकी अपनी एक सेल्फ बिलीफ होता है, उसको तोड़ दिया जाता है। तो फिर वो क्या सीख जाता है? अरे क्लास में जिसके अच्छे नोट्स होंगे ना, लाल हरे नीले रंग के, उसी का अच्छा माना जाता है। तो जब मैं क्लास में पहुंचता हूं तो मेरे पास कौन होते हैं? सारे पालतू हाथी, जो अपने को चूहा समझ रहे होते हैं। और लड़कियां कह रही मैं तो नहीं हूं, हथिनी और चूहिया, अगर उसका फीमेल वर्जन चाहिए तो हम आते हैं और हम आके कहते हैं अरे सुनो ना, ये मानचित्र है, ये किसका मानचित्र है? उत्तर अमेरिका का। ये तो लिखवा ही नहीं रहा। उत्तर अमेरिका का मानचित्र है, इसमें पर्वत देखो, पठार देखो, मैदान देखो, वो तो ठीक है समझ तो आया, लेकिन लिखवा ही नहीं रहा। अब जो है हाथी परेशान चल रहा है, जो सारा मॉडल है वो टूटा हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि इस परीक्षा में थोड़ा सा लचीलापन हमारे पास आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर हमारे साथ कभी भी खेल जाता है। तो इसको जीतेगा कौन? जंगली हाथी जीतता है इस परीक्षा को। और हमारे जंगली हाथी को क्या कर दिया गया है? बिजली के झटके दे देकर, और बिजली के झटके का मतलब सामाजिक झटके सारे देकर सारी चीजों में हम फंसे हुए, अब खुल नहीं पाते। अब एक छात्र बोला, सर विश्व भूगोल की कक्षा में तो मैं आपसे पूरा इरिटेट हो जाता था। हो जाओगे, अब जब वह चेन जब तोड़ेंगे तो हो ही जाओगे। और बाकी सब यही कर रहे हैं, लिखो लिखो, सब नोट्स लिख रहे हैं। फाइनली अब न सिर्फ भूगोल ही, बल्कि भूगोल को जीना सीख लिया है। अभी पता नहीं इसने क्या सीखा भाई, बट इसमें ना तो मैं कोई शिकायत देख रहा हूं, ना मैं कोई खुशी या तारीफ देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि कोई अपनी जंजीरों से आजाद हुआ है। इसकी खुशी, इसकी खुशी है जब छात्र लिखता है कि पहले भूगोल की कक्षा में मैं बहुत इरिटेट हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपके पुराने तरीकों से हमने नहीं कराया उसे। अब हमें सब तरफ दिखाई देता है, उसके साथ खेल सकते हैं। मेरा काम हो गया, जंजीर टूट गई। अब ये वाइल्ड एलिफेंट क्या करेगा? ये आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कल का नेता यही बनेगा, उद्योगपति बनेगा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये बंधे हुए हाथी तो बेचारे पीएचडी के बाद भी पियोन का परीक्षा दे रहे होते हैं।
ये मैंगो फेस्टिवल में मैंगो लूट रहे होते हैं और घर आके दिखा रहे होते हैं माँ बाप को, देखो मैं मैंगो लूट कर लाया। आपने कहा था बहुत स्मार्ट बनना, तो वहां जैसे ही मैं गया, टिकट 20 रुपए की थी, 200 का आम लूट कर ले आया हूं। माँ बाप भी सिर पकड़ के बैठे होंगे, स्मार्ट कहा था, ये थोड़ी कहा था स्मार्ट बनना, है कि नहीं? तो जिन जिन लोगों की जंजीर टूट रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा शिक्षक होना थोड़ा स्वार्थ हो रहा है। और जो अभी भी जंजीरों में है, अ, आपके पास और भी बहुत सारे अवसर हैं, बहुत समय है। जंजीर तो देखिए आखिर में तोड़नी ही पड़ेगी। मेरे साथ तोड़ लेंगे तो अभी आगे जीवन बहुत सारा है, नहीं तो आपका जीवन साथी तोड़वाएगा। और वो भी अगर सफल या असफल हुआ या नहीं हुआ, तो आपके बच्चे तोड़वाएंगे। जाते जाते इसी जीवन में तोड़वा के तो जाएंगे, तभी मोक्ष मिलेगा, नहीं तो अटके ही रह जाओगे। अभी मौका है। आपने भूगोल देखा, अपनी तरीके से पढ़िए, चीजों को जॉय के साथ पढ़िए। और एक समयबद्ध अनुशासित तरीके से पढ़ना अच्छी बात है। कुछ जगह पर मैं सख्ती भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अनुशासन कोई गलत चीज नहीं थी जो हमारे माँ बाप हमें देते हैं, लेकिन जिस तरह से देते हैं मुझे लगता है कि उसमें एक चुनौती है। अनुशासन के बहुत सारे लाभ होते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे देखेंगे जो सिर्फ क्लासेस ही क्लासेस कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से रह रहे हैं। वो अनुशासनहीनता भी है एक तरह की। मैं सभी लोग, मेरे छात्र जो यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही प्रिय छात्र हो आप सभी लोग, और ऑनलाइन वाले भी, मेरा मन है कि अगले 2-3 साल दिल खोल के तैयारी करिए, और 2-3 साल के बाद यहाँ दिखिए मत। आर या पार की लड़ाई कर लीजिए, आर या पार की लड़ाई कर लीजिए, वरना नहीं होगा। ठीक है। प्रयागराज में एक छात्र मिले, या कहाँ मिले थे अभी, बोले कि सर मैंने क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन उस समय आर्थिक दिक्कत थी, तो मैंने ना फोटोकॉपी का काम शुरू कर लिया। फिर मैं फोटोकॉपी के काम में ही लग गया, और फिर जो है पढ़ाई हुई नहीं। अब इतने वर्षों के बाद मुझे याद है मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, मैं सिविल सेवा की तैयारी, लेकिन मेरे पास धन नहीं है सर, अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे कोचिंग करूं? मैं पिछली बार धन के अभाव में फोटोकॉपी शुरू कर दिया था, अभी भी धन भी नहीं है, और वो क्लास भी, बैच भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर भी ये दो चीजों में बटाव बंद करो। आप लोग तो फीस दे चुके हो भाई, आप यहाँ पे आए हो, आप करो। आप ऑनलाइन वाले छात्र भी, ये आपका बेस्ट मौका है बच्चों, ये आपका बेस्ट मौका है। किसी को भी देख कर कि ये 5 साल से यहीं पर बैठा है, 3 साल से यहीं पर बैठा है, कोई सहानुभूति मत रखिए, वो अनुशासनहीनता है। मुझसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमने कोचिंग कर ली है, अभी भी हम दिल्ली में रहें। जहां से भी आप हो वहां पहुंच जाइए, घर पहुंचिए, एकाग्रता से तैयारी करिए, और बार बार कह रहा हूं, उस जंजीर को तोड़ दीजिए, मुक्त हाथी बन जाइए। और आपके सामने 2 प्रीलिम्स हो चुके हैं इस क्षेत्र में तो, और दोनों में मैं पर्यावरण का ही उदाहरण लेता हूं, केवल और केवल पर्यावरण का उदाहरण ले रहा हूं मैं। एक वादा कि भाई इसी नोट से होगा, और एक परीक्षा जिसने उसे झकझोर के रख दिया, इतना कि शिक्षक तक झकझोड़ा गया कि भाई हाँ यार ये नहीं आया। तो जो आपकी मेहनत है उसे सार्थक करने के लिए पूरे विश्वास से एक ही किताब कह रहा हूं, भूगोल में तो एनसीईआरटी कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, भाषा भी लीजिए, और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो बहुत मजे में रहेंगे। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, मुझे भी बहुत सी चीजें याद नहीं रहती। चीजों को याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिना याद के भाई ये परीक्षा परेशान करती, और जब आई हैं तो परीक्षा में याद भी कर लें। अहम चीजों को याद करेंगे, सब चीजों को याद नहीं करेंगे, और जो नोट्स होते हैं उसमें तो बहुत ही थोड़ा सा होता है। ठीक है। ये क्या लिख रहा है? अभी नहीं तो आगे होगा, मगर होगा तो होगा ही सबका, मन चंचल होगा। सुबह सुबह, या रात की है? रात वाली है ना? सुबह जागो, समय से जागो, ठंडा पानी लो, गरम भी ले सकते हो, नींबू शीबू डालो, उतारो। हाँ जी। लवकेश कह रहा है सर बुकलेट साथ में पढ़ रहा हूँ, बुकलेट के साथ एनसीईआरटी भी करेंगे। तो आज का संदेश ये एक छात्र का आया था, मैं बहुत खुश हूँ इस मैसेज से। इस मैसेज में और मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, भूगोल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि आपने एक अवसर लिया, और आपने अपना जो है एक नए नए तरीके को अपनाया, निश्चित रूप से आपके काम आएगा।
और सर अगर पड़ोसी लड़ाई झगड़ा करके पढ़ने ना दें तो कोई बात नहीं, मरते हुए कब्र में जाने से पहले कहूंगा पड़ोसी की वजह से आईएएस नहीं बना, आपकी मर्जी है, जीवन आपका है, सोचो। बहाना भी बना रहे तो इतना घटिया बहाना कि पड़ोसी लड़ रहा था। भारत में आज भी, भारत देश में आज भी इतनी जगह तो है, घर के बाहर निकल के कहीं बैठ के पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे? बिल्कुल यार, बाग बगीचे खुले खलियान तो यहाँ दिल्ली में भी हैं, बैठ के पढ़ लोगे। पड़ोसी का बहाना बना के बेटिया जो है रोक रही हो, ये वो वाला हाथी है, अब चेन रह नहीं गई है। इनका ये मानना है कि एकदम हिमालयी शांति होगी तब जाके दिमाग में घुसेगा। जब एकदम शांति होगी, ऐसे जैसे हिमालय की चोटी पे बैठे हैं, माँ बाप जो है अपने मुंह पर टेप लगा के बैठे होंगे, आंखों पे पट्टी, आसपास कोई नहीं होगा, तब जाके मैं आईएएस बनूंगी, नहीं तो इन लोगों का जिम्मेदारी। ऐसा कभी नहीं होने वाला, सारा जीवन चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या बात कर रहे हैं हम? आपने बहुत अच्छा मानचित्र बनाया, तो एक बार दिखाएंगे? ये मानचित्र बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, अरे, ये मानचित्र बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बट विश्वास कीजिए, ये जो इन्होंने ये भारत की मृदाएं बनाई हैं, मृदा का क्षेत्रफल भी लिखा है, 40% भाग में है, ये है। जब ये हम काम करते हैं तो ये काम हमारे हाथ की जो मसल है वो हमारे दिमाग में भी काम करती है, वो एक स्मृति भी छोड़ता है। तो आपका ये जो एफर्ट है ये काम आने वाला है, तो रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसको करेंगे भी और समय के साथ हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, अब हम किस पे थे? मृदा कर ले। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा? भारत में बहुत विविध प्रकार की मृदा है। भारत में क्या है? बहुत ही विविध प्रकार की मृदाएं। उसके कारण भी देख लिए थे हमने, कारण देख लिए थे। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदाओं का वर्गीकरण करके उनको 8 वर्गों में डाला है। आज की क्लास का प्रारूप यह होगा कि मैं उन 8 वर्गों के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम उसी तरह से भारत के वनों का भी वर्गीकरण देखने वाले हैं, जो भारतीय वनस्पति होगा। उसमें चैंपियन और सेठ की क्लासिफिकेशन, उन्होंने भारत के वनीय और वनस्पति संसाधनों को 5 मूल वर्गों में बांटा है, और उन 5 वर्गों को आगे विभाजित करके 16 वर्गों में बांटा है। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि सचिन सर जो है आज हमें श्रेणियां बताने वाले हैं, लेकिन उन श्रेणियों में जो समझ वाली बातें होंगी उनको भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे, भारत की मृदा के प्रकार। भारत मृदा वर्गीकरण। ठीक है, मैं यहां पर एक भारत का मानचित्र भी बनाना चाहूंगा, ताकि बहुत से लोगों के पास एटलस नहीं होती। वैसे तो एटलस में आपको आपका मृदा का भी मानचित्र मिल जाएगा। जल्दी लिखेंगे। भारत में भारत में मृदा की विविधताओं, भारत में मृदा की विविधताओं को को उनके रंग, कणों के आकार, उनके रंग, कणों के आकार, रासायनिक बनावट, रासायनिक बनावट, एवं एवं संरचना के आधार पर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च,
ICAR, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 प्रकार में बांटा गया है। 8 प्रकार में बांटा गया है। ये 8 में लिख रहा हूं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा। ठीक है, ये लगभग 44 से 45%, 16 से 18%, अलग अलग आंकड़े, अलग अलग गणना में ये आई हैं। ठीक है, या 15 से 16 ले लीजिए, ज्यादा कर दिया मैंने। लाल व पीली की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ही मिश्रित है। तो कुछ तो इन्हें 10 कहते हैं, कुछ इन्हें 14 कहते हैं। 10 से 15% अलग अलग उसमें आती है। लेटराइट हो गए 5%। लेटराइट कितने हो गए? ये हमारे पास हो गई लगभग 5%। 5 से भी माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस कर रहा हूं। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं 45 से 46% ये हो गए। 45, 50, 60%, 70, 80, लगभग ये मिलाकर कितने हो गए? 80%। तो इसी में हो जाता है। तो इसलिए ये जब परीक्षा में भी आएंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं 5वां, शुष्क व मरुस्थली। शुष्क व मरुस्थली मृदा, शुष्क व मरुस्थली मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, सलाइन एंड एल्कलाइन। उसके बाद आती है दलदली मृदा, पीटमयी और दलदली मृदा, पीटमयी और दलदली मृदा। और 8वीं जो है, इसको हम वनीय एवं पर्वतीय मृदा कहते हैं। वनीय एवं पर्वतीय मृदा। आठ हो गए। अब इनको हमें एक एक करके ढूंढना है, इनको हमें एक एक करके ढूंढना है। डन। सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? जलोढ़ मृदा से। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जलोढ़ मृदा से। अब इनसे धीरे धीरे हम परिचित हो जाएंगे। बात यह है कि इन सबको याद रखना, और मटेरियल में मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल होता है, प्रिंटेड मटेरियल में अगर हम मृदा की बात करते हैं तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग प्रकार की फसलें मिलेंगी। इन फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। भारत में कुल 8 प्रकार की ये मिट्टी पाई जाती है, जिनका अभी आपने नाम लिखा है, और ये एक उसका मानचित्र है। अब इस मानचित्र को समझेंगे क्योंकि भूगोल इसमें होता है, भारत में किस प्रकार की मिट्टियों को पाया जाता है। ऐसा हमने एक चित्र बनाया था कल, जिसमें हमने मिट्टियों के कण जो होते हैं उसके आधार पर परिच्छेदिका की भी हमने कल बात की है। परिच्छेदिका यहाँ पर क्या होता है?
खंडित चट्टाने, निचला मृदा, ऊपरी मृदा और जीवांश परत, ये भी हमने बात की थी। ये ICAR के हैं। ये काली जो है ये 16 के करीब है, लाल वाली कितनी है, ये 10 के करीब है। तो ये यहां पर आया। अब इस तरह से लिखा होता है। एलुवियल के बारे में ऐसा लिखा होगा, ब्लैक के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होगा, रेड के बारे में भी लिखा होगा, लेटराइट के बारे में, सारी अंग्रेजी में। मटेरियल में आपको यही चीज हिंदी में भी दी गई। अब इसको पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं भाई, पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं। सबका सब क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, रुचिकर भी नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूं थोड़ी देर जो हमारी सोच है, हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। और आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है, और आपको चीजों को याद करने में सहज भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम क्या करने वाले हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है। लाल व पीली भी हमने कर लिया, ये 15-16, ये 10 के करीब हमने कर दिया। कहाँ है, जलोढ़ मृदा। पहला विचार जो मेरे दिमाग में आता है, जलोढ़ मृदा कौन लेकर आता है, कौन लेकर आता है, नदियां। सो जल से आरूढ़ित जो होती हैं, जो हमने कल जलोढ़, हिमोड़, वायुड़ की बात की थी, तो नदियों से आएगा। तो नदियां इसको कटाव करके लेकर आएंगी। क्या मैं कह सकता हूं, ये जहां इनका पैतृक पदार्थ है, ये वहीं पर नहीं मिलते, ये अपने पैतृक पदार्थ से दूर मिलते हैं। ऐसी मृदा को क्या कहते हैं, वाहित मृदा। अब वोकैबुलरी भी दे रहा हूं, ये साथ साथ में लिखते रहना है, और जो नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे पूछ सकते हैं। वाहित मतलब जो अपने स्थान पे ना रहे, कहीं और से आई है, अपने पैतृक चट्टानों पर नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड। इनके विचारों को एक एक करके लिखते चले जाते हैं, ठीक है। वाहित होकर कहां पहुंचे ये, नदी घाटी प्लस तटीय मैदान में पहुंचे। नदी घाटी और तटीय मैदान। और तटीय मैदान में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें नदी भी होगा, तो नदी का जलोढ़ है, और इसमें सागरी लहरों का भी होगा। होगा या नहीं होगा, सागरी लहरें भी तो तोड़ेंगी कि नहीं तोड़ेंगी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें नदियों वाला, तो अपनी क्लास को याद करते हैं। भारत के मैदान हिमालय से अगर उनके वर्गीकरण करें तो क्या क्या आएगा, हिमालय से अगर हम नीचे आते हैं अक्षांशीय वर्गीकरण में, तो कहां पर मिलेंगे ये वाले, सबसे पहले भाबर में। सर भाबर में कैसे मिलेगा, भाबर में तो मोटी मोटी चट्टाने हैं, तो भाबर को हटा देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, गोलाश्म क्या होते हैं, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, बोल्डर, पिछला कनेक्ट कर रहा हूं। भाई भाबर में तो मोटे मोटे चट्टाने हैं, मृदा क्या है, मृदा तो सूक्ष्म कण है। तो भाबर के बाद आती है मृदा, तो कहां पर आएगी, तराई पेटी। तराई पेटी में कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। अब तराई पेटी कौन कौन से राज्यों में, सर वहां से शुरू करिए, आप हिमाचल प्रदेश से शुरू करिए। हिमाचल का कुछ हिस्सा आ जाएगा, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग आ जाएगा, सिक्किम तक आ जाएगा। आगे तराई ज्यादा जाता नहीं, वहां तो द्वार हो जाते हैं। तो अब आपका भूगोल में अगर मुझे वो देखना हो तो वो भी मुझे दिखाई देगा। मैं उसकी सिर्फ एक वितरण सोच रहा हूं। तो अगर मुझे ये बनाने हैं, तो मेरी सबसे पहली पेटी ये आएगी कि नहीं आएगी, ये कहां से आया, तराई से आया, ठीक है। अब एक और चीज आएगी, जब हमारी तराई के बाद नदी और आगे आ गई, तो नदी ने अपने बाढ़ के मैदान बनाए, किससे बनाए, खादर बांगर। तो बाढ़ के मैदान खादर व बांगर,
बाढ़ के मैदान होंगे। डन। खादर बांगर कहाँ है? सर ये तो हर नदी का है, तो पंजाब की नदियों का खादर बांगर होगा? होगा या नहीं होगा? ये राजस्थान में अगर कुछ नदी गई तो इन सब ने अपना खादर बांगर रखना है? सबने रखा। क्या ब्रह्मपुत्र अपना खादर बांगर रखेगा? सर उसका भी खादर बांगर होगा। होगा। क्या ये कृष्णा और पहले गोदावरी अपना रखेगी? कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, पालार, पोनियार, वैगई, सुवर्ण रेखा, ऋषिकुल्या, महानदी। बन गया? बना या नहीं बना? इधर मैदान थोड़े पतले हैं। अब मुझे बताइए, किताब में लिखा होता है कि भारत के लगभग 45 से 46% क्षेत्रफल में हमारे पास ये मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। उनका क्षेत्र बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ या ना? बता सकते हैं। अब याद करने की क्या जरूरत है, ये तो हमने देखा। तराई की एक पेटी आएगी, तराई के बाद क्या आ गए? ये मैदान आ गए, और एक विशेष क्षेत्र आएगा। ये क्या है? ये बाहर की तरफ फैलता हुआ डेल्टा है। डेल्टा है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि यहां पर मुझे डेल्टाई क्षेत्र। डन। अच्छा, एक और चीज मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि यहां पे गोलाश्म होगा, तो यहां पर रेत होगी, यहां पर गाद होगी, और यहां पर मृत्तिका की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या आप मानते हैं कि भारत की जलोढ़ मिट्टी होने को तो सब जगह जलोढ़ है, लेकिन उस मिट्टी के कण जो हैं वो समान नहीं होंगे। अगर आप तराई पेटी के पास हो तो तराई पेटी में वहां पर रेत ज्यादा होगी, बजरी ज्यादा होगी। और अब जब आप डेल्टा की तरफ जाएंगे तो वहां जाते जाते चीजें क्या हो जाएंगी? महीन हो जाएंगी, उनमें मृत्तिका की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि ये मान लेना कि वो जो मैंने अभी आपको जलोढ़ मृदा की पूरी पेटी दिखाई, वहां सारी मृदा सेम नहीं है, सब मृदा अलग है। तो जलोढ़ अपने आप में वाहित मृदा है। जलोढ़ बहुत ज्यादा विविध है अपने कणों के आकार की दृष्टि से। और कणों का आकार किस पे डिपेंड करता है? कि वहां कितना अपर्दन हुआ है। अपर्दन का प्रारंभ वहां पर होता है तराई में, तो इसलिए ऐसा दिखाई देता है। सभी लोग समझ में आ गए? तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर रेत ज्यादा होगी, यहां पर गाद ज्यादा होगी, और यहां पर मृणमयी मतलब होता है क्ले कंटेंट ज्यादा हो। सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लहरें क्या बनाएंगी? लहर भी तो बनाती है। तटीय मैदान कौन बनाता है? यहां पर होते हैं पुलिन। क्या होते हैं? पुलिन का मतलब बीच। सागर के तट पे जो रेतीले मैदान है जिस पर आप लोग देखेंगे जल क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बीच। तो बीच कौन बनाता है? ये लहरें बनाती। तो सागर के तटीय बीच जो हैं उनको लहर बनाती हैं। तो ये बन गया हमारा कौन सा बना ये? आपने सुना है भारत का सबसे लंबा जो बीच है, बड़ा बीच है, चेन्नई का मरीना बीच, जुहू बीच बंबई का, चौपाटी बीच। सुना नहीं सुना? आज सुन लो, मोक्ष कभी भी मिल सकता है। इतना तो फिल्में ही बता देती हैं कहाँ जाना है, जुहू बीच या चौपाटी। जुहू चौपाटी तो गाने में भी आ चुके हैं। सर मैं सिर्फ आईएएस पढ़ रहा हूँ सर, बचपन से आईएएस पढ़ रहा हूँ। की बात आती है, अब क्या करें, बांध दिया गया तो। ठीक है, चलो ये तो मृदा होगी, मृदा का वितरण समझ में आया। अब याद तो करने की जरूरत नहीं, तो दिखाई देगा ना ऐसे आया, अलग अलग प्रकार भी हो। अच्छा, अब जो है, अब क्योंकि ये वाहित मृदा है, अत्यधिक विविधता वाली, इसमें क्या होती है? अत्यधिक विविधता होती। जैसे कणीय संरचना, कणों की संरचना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दूसरा क्या है?
खनिज मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी? खनिज व उर्वरकता या उर्वरता ज्यादा या कम? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी जल्दी बताओ क्यों? आपने कहा ये ज्यादा उर्वरता रखे हुए हैं, क्यों? हाँ जी क्यों? हाथ खड़ा करके। हर साल जो है यहां पर बाढ़ आती है और हर साल इनको फिर से इनका संवर्धन हो जाता है। तो इनके जो खनिज हैं, खनिज का अगर पादपों ने उपभोग भी किया तो क्या हो जाते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ यही है और भी कोई कारण है? यही है या और भी कारण? तो आप दिल्ली रह रहे हैं, आप क्लासेस के लिए आते हैं, खाना बनाने का आपको समय मिलता नहीं है और आपको रास्ते में एक दुकान पर राजमा चावल मिलते हैं, जल्दी हो जाता है, दौड़ते हुए आप रुके, आपने राजमा चावल लिए, खाना खाया, हो गया। 4 साल से वही राजमा चावल खाए जा रहे हो। तो शरीर की जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं, चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दाल क्या है? राजमा क्या है? प्रोटीन। वो तो पूर्ति हो रही है, लेकिन क्या ये संतुलित आहार है? ठीक है, उसमें फैट की मात्रा, उसमें उसमें विटामिन मिनरल की मात्रा क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। बट क्योंकि आप एक ही दुकान से लेते हो, एक ही व्यक्ति से लेते हो, पिछले 4 साल से ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आप में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। और एक दूसरा है आपने टिफिन लगवा रखा है और टिफिन में जो भी मौसम की सब्जियां दाल आती हैं वो बनाकर खिलाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा बेहतर होगा? टिफिन, सारी चीजें। अब यहां पर क्या है? यहां पर न जाने कहां कहां से पानी बहकर आ रहा है, अनेकों स्रोतों से आ रहा है और आप में बिछा रहा है। तो विविधता होगी कि नहीं? ये एक पैतृक चट्टान से नहीं आ रहे, एक राजमा चावल से नहीं आ रहे। ये ऐसा नहीं कि काली मृदा है जो लावा के ऊपर बनी है, ये तो वाहित मृदा है ना, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आया, उठ के आया। तो इसमें क्योंकि पैतृक चट्टानों की विविधता बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ एक वार्षिक इसमें रिचार्ज हो जाता है, तो इस वजह से यहां की उर्वरता ज्यादा हो जाती। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ज्यादा है, क्यों है? पहला तो इसमें विविध पैतृक चट्टानों, और दूसरा क्या है? वार्षिक बाढ़ आती है। वार्षिक बाढ़ से इनका रिचार्ज हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो भारत का लगभग 45 से 46% क्षेत्रफल, और दूसरा अपनी उत्पादकता के लिए बहुत ज्यादा, तो अति उत्पादक। सघन कृषि यहां पर होती है, लगभग सभी फसल हो सकती हैं, सभी फसलें हो सकती हैं। अति उत्पादक भी है, यहां सघन कृषि भी होती है। इस मृदा में, विशेषकर इस मृदा में नाइट्रोजन का अभाव है। किसका? केवल एक ही चीज है जिसका अभाव इस मृदा में रहता है। किसका? नाइट्रोजन का अभाव। अब नाइट्रोजन का अभाव है और पौधे को क्या चाहिए? पौधे को तीन तीन प्राथमिक पोषक तत्व चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। किसका अभाव हो गया? नाइट्रोजन का अभाव हो गया। तो भारत का अधिकांश खेती कहां पर हो रही है? इन्हीं में हो रही है। तो भारत के अधिकांश खेती के क्षेत्र में किसका अभाव है? नाइट्रोजन का अभाव है। तो सरकार किसका उर्वरक पहुंचाएगी? यूरिया का। यूरिया क्या देता है? नाइट्रोजन ही देता है। तो इसलिए जब आप सुनते समाचारों में यूरिया के दाम बढ़ गए, यूरिया का बोरा इतना हो गया, सरकार ने इस पे सब्सिडी दी, गैर कानूनी यूरिया बेचा जा रहा है, तो यूरिया ये है क्या? ठीक है। अभिनंदन गौंड, सर नाइट्रोजन का अभाव क्यों कम होता है वहां पर? अरे भाई, अब अगर इतना विज्ञान पढ़ाने लगे तो भूगोल तो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, पृथ्वी पर
पृथ्वी पर सभी पदार्थ सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर सभी पदार्थ सीमित मात्रा में है, फिर चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे गैस पदार्थ हो, चाहे तरल पदार्थ हो। जैसे पृथ्वी का जल सीमित है, सीमित जल है, लेकिन फिर भी हर साल हमारे पास आता है। कैसे आता है? वर्षा के रूप में तो उसका चक्रण होता है, उसको कहते हैं जल चक्र। उसको क्या कहते हैं? जल चक्र। उसी तरह पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी सीमित है, लेकिन सर खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस ऑक्सीजन सृजित कर देते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीजन चक्र। ठीक है। उसी तरह से फास्फोरस और सल्फर, ये जो फॉस्फेट है ना बच्चों, ये चट्टानों में मिलता है। किस में मिलता है? चट्टानों में मिलता है। चट्टानों का अपरदन होता है, अपरदन से भुरभुरा के टूटता है। टूटने के बाद ये मृदा में जाता है, मृदा का पोषक तत्व बनता है। पोषक तत्व वो पादपों के पास आया, पादप मर गए, उनसे खाद बनी, पादप और जीव मर गए, खाद तो क्या हुआ? फास्फोरस वापस रिलीज हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फास्फोरस चक्र। ठीक है। पर्यावरण की क्लास में आपको भू जैव रासायनिक चक्र नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन को मृदा में और हमारे शरीर में जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़ के नाइट्रेट बनाना पड़ता है। उन नाइट्रेट बनाने की प्रक्रिया के लिए कुछ बैक्टीरिया लगते हैं। वो बैक्टीरिया फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जिनसे हमारी मृदा में नाइट्रोजन आता है। जब हम अपनी कृषि में ऐसी फसलें नहीं लगाएंगे जिनमें पारंपरिक रूप से ये बैक्टीरिया हो और हमारे पौधे उनको खाते जाएंगे, तो धीरे धीरे नाइट्रोजन का अभाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब छात्र ने कहा सर नाइट्रोजन का अभाव क्यों है? कहाँ चले गए हम? विज्ञान में चले गए। और क्यों हम कहते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा में सारी चीजें पढ़ी जानी चाहिए, आप नोट्स के बाहर नहीं जाते? इस क्लास में तो पर्यावरण हो चुका है, आपकी में तो हो चुका है। भूजैव रासायनिक चक्र हुए कि नहीं हुए? हो गए। आपको क्लिक नहीं करता है, क्यों? क्योंकि आप जोड़ नहीं पाते हो। हाथी जो जोड़ नहीं पाएगा वो चेन से ही बंधा रहेगा। उसको लगता है पर्यावरण की क्लास वाला नोट्स पर्यावरण के परीक्षा में पूछेगा, भूगोल की क्लास वाला भूगोल की परीक्षा में वो पूछेगा ऐसा प्रश्न जिसमें एक कथन पर्यावरण से जुड़ा होगा, एक भूगोल से, उपास हो जाएगा। सर वहां पे कम क्यों होते हैं? अरे भाई प्रक्रिया है, पदार्थ हैं, वहां पर नहीं होते हैं। ठीक है। सर धीरे धीरे कम ही होगा सभी चीज, इसलिए वेस्ट ना करें। एक और निकला, इसने कहा मैं लगे हाथ प्रवचन ही दे दूं। धीरे धीरे सब कम ही होगा इसलिए वेस्ट ना करें। चाचा इसलिए इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि इस मृदा की एक विशेषता है कि जो भी निकला हर साल क्या होगा? रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन हो नहीं रहा, क्योंकि नाइट्रोजन को ऐसे ही वायुमंडल से उसको फिक्स नहीं किया जा सकता। वो एक छोटी प्रक्रिया, वो बाढ़ के रूप में उसका जो है वो रिचार्ज नहीं हो सकता। उसके लिए उस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। कल बताए थे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आसानी से नहीं होता, कुछ जीवाणु द्वारा। वो सब अब क्लास कहाँ चली जाएगी? अब विषय से भटकाव हो जाएगा, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिनेमा की तरह क्लास मत देखिए, कुछ चीजों को मान के चल लीजिए, दूसरी क्लास में भी हो जाएगा। यहाँ पे खुद ही आप ही के बैच के बच्चे लिख रहे हैं सर जी ये यहाँ पर हमें भी पर्यावरण में पढ़ाया गया है, उसे कनेक्ट करना है। समझ में आ गया? लेकिन यूपीएससी इस चीज पे नहीं है। यूपीएससी तो इससे एक कदम आगे चली गई। उसने कहा कि नाइट्रोजन का अभाव होता है पारंपरिक रूप में, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? भारत के तराई मृदा में नाइट्रोजन का अभाव नहीं है। यानी वहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये है, मुस्कुरा रहे हो या तो लिख लो। एकदम अप्रूव कर रहा है, सही कह रहे हो सर। सही कहूंगा, मैं मजाक क्यों करूंगा यार? मजाक करने के लिए तुम ही मिले हो मुझे। मैं और भी है, मेरे मित्र भी हैं, मेरा परिवार भी है, मैं कभी कभी उनसे मजाक कर लेता हूँ। तुमसे भी कर लेता हूँ, लेकिन तुम उस मजाक का ही फायदा उठाने लगते हो, फिर तुम क्लास को ही मजाक बना लोगे, है ना? अच्छा इस मृदा को ना
वैसे कृषि की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया मृदा माना जाता है, सघन कृषि है तो आबादी के क्षेत्र भी हो जाएंगे भारत की। क्या मैं कह सकता हूं इसी मृदा पर भारत की जो है खाद्य सुरक्षा इसी से जुड़ी हुई है कि नहीं हो? इसी का सबसे ज्यादा अपर्दन भी हो रहा है, अपर्दन की समस्या भी यहीं पर है। इसपे अति दोहन होने की वजह से उर्वरक भी, इसकी उर्वरता भी कम हो रही है, और इसमें अंधाधुंध उर्वरक डाल देने से इसकी जो सॉइल का स्वास्थ्य है उसमें क्या आ गया है, एक असंतुलन आ गया है। और ज्यादा सिंचाई कर देने की वजह से यहां लवणीयता भी बढ़ रही है। इन सब कथनों को, इन सब विचारों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या समस्या है, अपर्दन की। अब नदियां हैं, याद है पंजाब में मैंने आपको कहा चोज, चोज क्या करती हैं, वो सीजनल नदियां हैं, वो एकदम इनमें कटाव कर देंगी। मालवा में क्या हुआ है, बीहड़ बने चंबल के, वो क्या है, एक तरह का अपर्दन है, एक तरह का अपर्दन है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, खादर तो चलो कृषि के लिए हो गया, बांगर पे हमने बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया है। ये जो क्षेत्र है, आप और मैं, दिल्ली में है ना, यमुना किनारे हैं कि नहीं है, यमुना का एक बेड है, यमुना का एक बेड है जिसमें यमुना प्रवाहित होती है, उसके खादर बांगर कहाँ गया, उस पे एक क्लासरूम है, उस खादर बांगर पे क्या है, क्लासरूम है। तो नगरीकरण, जब ये आबादी का केंद्र बने, जब ये आबादी, सघन आबादी का केंद्र बने, तो लोगों ने कहा कि भाई देखो, एक तो है खेती की जमीन, और दूसरा इसी जमीन के 20 गुना दाम पे ये बिल्डर जो है ये मुझसे खरीदना चाह रहा है और यहां बिल्डिंग बनाएगा। तो किसान क्या कहता है, ले ले भाई, मैं क्यों पसीना बहाऊं, है कि नहीं। तो जमीन के दाम बढ़ते चले जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस कीमती मृदा को हम कंक्रीट के नीचे डाल रहे हैं, इसको कहते हैं सॉइल सीलिंग। ठीक है यार, ये सैनी को ब्लॉक करना। ये तब से कह रहे थे कितना पढ़वा दिया, कितना पढ़वा दिया, अब कह रहा है 70% तो है, नाइट्रोजन कहाँ कम है। बेटा देखो, इतने चौधरी ना बनो। थोड़ी देर पहले बार बार लिख रहा था, लिख रही थी, मुझे नहीं पता कौन है ये, कितना करवा दिए, कितना करवा दिए, कितना करवा दिए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसने नया वाला खेलना शुरू किया। तो जितने भी लोग हैं, जितना भी लिख रहे हैं इधर उधर, सबको डिलीट करते जाओ। अभी ये जो भी लिख रहे हैं अपने मोहल्ले की तारीफ कर रहे हैं, अभी क्लास से जुड़ा होगा ये, सर आपने जो आपकी स्टोरी बताई थी एकदम हटा दो, स्टोरी टाइम इज ओवर। ठीक है, इट इज ओनली, जो चीज हम अभी विषय पे बात कर रहे हैं विषय पे हो जाइए, केंद्रित हो जाइए, इधर उधर कोई वो नहीं। स्टोरी बताई थी, बड़े मन से बताई थी, उस समय उसका औचित्य था, कोई बात के लिए बताई थी, अब वो स्टोरी खत्म, वापस आ जाए जोश के साथ। होश भी जरूरी है कि नहीं। हो गए, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो। भारत की, भारत की, ये ऋतिक राज जो थैंक यू कह रहा है, हटाओ, जल्दी से हटाओ, जल्दी हटाओ। भारत की जलोढ़ मृदा के वितरण व महत्व, भारत की जलोढ़ मृदा के वितरण व महत्व का विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, कर सकते हैं इस चर्चा के बाद। और इसमें सारी चीजें हैं, किस चीज का अभाव है, नाइट्रोजन का, और एक और चीज का अभाव है। एक एक चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। हाँ भाई, ये जिस भी मृदा में ये बन गया, मृदा जो है ना, मृदा जब मिट्टी आई, मिट्टी के कण आए, मिट्टी के कण आके इकट्ठे हो गए, तो हमें क्या लगता है मृदा सिर्फ वो है, ऐसा नहीं है। मृदा में बहुत सी प्रक्रियाएं होती रहती, मैं बताता हूँ क्या प्रक्रियाएं होती, वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये हमारी चट्टान है, चट्टान है, ये खंडित हो गई, ये क्या हो गई, खंडित हो गई, टूटे हुए कण, और इसके ऊपर
मृदा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? मृदा। तो हमें लगता है कि मृदा ये है, ऐसा नहीं है। अगर ये इसका स्तर था, अगर ये इसका स्तर था, तो यहां पर क्या होगा? इस मृदा में कुछ पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व होंगे। तो जनरली प्लांट्स को कुछ बेसिस कैटायंस पसंद होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह परपटी किससे बनी है? सियाल से बनी है। सियाल भी होगा, इसमें आयरन भी होगा, होगा कि नहीं होगा? धातु है, आयरन भी होगा, कॉपर भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा, कई सारी चीजें होने वाली कि नहीं? अब यहां पे क्या होगा बच्चों? वर्षा है, वर्षा हो रही है, तो ये क्या करेगा? इन लवणों को घोल कर कहां ले जाएगा? नीचे की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले भी सिखाया, लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शुष्क क्षेत्र है, अगर शुष्क क्षेत्र है, मान लीजिए सूर्य जो है अति शुष्क और गर्म क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होगा? नीचे से चीजें ऊपर की ओर आने लगेंगी। इसको क्या कहते हैं? कोशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। कहां पर? शुष्क क्षेत्रों में चीजें ऊपर की ओर आती हैं और आर्द्र क्षेत्रों में चीजें नीचे की ओर आती हैं। वर्षा ऋतु में चीजें घुलकर नीचे की ओर जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में चीजें वाष्पित होकर कोशिका क्रिया से ऊपर आती हैं। इसको तो हाथ लगा नहीं सकते, तो ठोस चट्टान है, इसको हमने क्या कहा? डी संस्तर। क्या कहा इसे? ठोस चट्टान। ये क्या है? खंडित चट्टान। क्या ये मृदा है? नहीं, ये भी मृदा नहीं है, ये सी संस्तर। मृदा है ये। मृदा क्या है? ये वाला स्तर, जिसको हम कहते हैं बी और इसको कहते हैं ए। ए बी सी डी में मृदा कौन सा है? ए और बी, ये दोनों मृदा है। ऊपरी मृदा ए, टॉप सॉइल, और निचली मृदा बी। और ये आपस में ऊपर नीचे पानी और चीजें बदलती रहती। तो जब ये लाखों साल तक ऐसा होता है, तो हम पाते हैं कि इनके रंग बदल जाते हैं और इनमें ना बहुत ही क्लियर दिखते हुए स्पष्ट संस्तर बन जाते हैं। इसको कहा जाता है संस्तरीकरण। क्या कहा जाता है? तो मृदा में एक प्रक्रिया है जिसका नाम है होराइजनेशन। क्या नाम है? होराइजनेशन। ये किस लिए होता है? समय के साथ संस्तर का निर्माण, संस्तरीकरण, संस्तरीकरण हो रहा है। एक मृदा जिसको ये पूरा समय मिला है अपने स्तरों का निर्माण करने का, उस मृदा को क्या कहते हैं? परिपक्व मृदा। क्या कहते हैं? परिपक्व, मैच्योर मृदा। अब इस मृदा में पादप पनपेंगे। इनमें क्या होगा? पौधे निकल के आएंगे। ठीक है, और जब ये मर जाएंगे, जब ये पौधे मर जाएंगे, तो इनके मृत अंश यहां पर आएंगे। ये क्या कहलाएगा? जीवांश। अंग्रेजी में इसको ह्यूमस कहते हैं। जब एक मृदा में ये सारे संस्तरों का निर्माण हो गया, एक आदर्श संस्तर बन गया, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिपक्व, मैच्योर सॉइल। हमारे एलुवियल सॉइल, हमारे जलोढ़ सॉइल परिपक्व सॉइल नहीं है। क्यों? इनमें ठहराव है ही नहीं, ये वाहित हैं। तो ये कभी भी जो है अपने संस्तर को बना ही नहीं पाते। कभी सूखा पड़ा, कभी बाढ़ आई, सब हिल गया, सब बह गए, उस तरह से। तो ये क्या है? अपरिपक्व, यानी इनमें स्तर नहीं बनते। स्तर किसमें बनते हैं? आप यूं समझिए, मैंने ग्लास लिया, ग्लास में 3 तरह के तरल पदार्थ डाले जिनका अलग अलग घनत्व है, जिनका अलग अलग घनत्व है। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो तीनों अपने परतों में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? पर अगर मैं हिलाता रहा ग्लास, मैंने उनको ठहरने ही नहीं दिया, तो क्या वो स्तरीकरण हो पाएगा?
तो यही होता है कि इस मृदा में बार बार इनका पुनः चक्रण हो रहा है, तो यहाँ पे स्तरीकरण नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाते हैं, ये जो हमारे मृदा है ये अपरिपक्व है। ठीक है, संस्तरीकरण ज्यादा है या कम है? कम है, नहीं हो पाता। और किसकी कमी थी? नाइट्रोजन की कमी है, और एक और चीज का अभाव है, ह्यूमस भी कम होता है। सर ह्यूमस क्यों कम हो जाता है? अरे जो भी ह्यूमस है उसको तो जल्दी से बाकी पौधे खींच लेते हैं ना, उसका कंजम्पशन हो जाता है। डन, सभी लोग मेरे साथ? अब बताइए, प्रश्न का उत्तर कर लेंगे? प्रश्न का उत्तर भी कर लेंगे, संस्तरीकरण भी पता चल गया। चल लिखवा देते संस्तरीकरण। मृदा में संस्तरों के निर्माण की प्रक्रिया, मृदा के संस्तर, संस्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होराइजन निर्माण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्तरीकरण। और इनमें असली वाली मृदा कौन सा है? ए और बी। ए और बी वास्तविक मृदा, इसको अंग्रेजी में ट्रू सॉइल भी कहते हैं या सोलम भी कहते हैं। ट्रू सॉइल कौन सा है? ए प्लस बी संस्तर, ये ट्रू सॉइल। ट्रू सॉइल ए और बी होता है। ऊपर वाला जीवांश को हम सॉइल नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? जीवांश में अजैविक तो है ही नहीं। मृदा में क्या होना चाहिए? जैविक भी होना चाहिए और अजैविक भी होना चाहिए। ये दोनों क्या है? पूर्ण रूप से अजैविक। जीवांश क्या है? पूर्ण रूप से जैविक। यही दोनों है जो दोनों का मिश्रण है, इसलिए ए और बी को क्या कहा जाता है? सच्चा सॉइल, सच्ची मृदा, ट्रू मृदा ये होती है। क्लियर हो गया? सभी लोगों को हमारा जो सबसे बड़ा वर्ग है वो भी समझ में आ गया। इस पर अगर आपको ये प्रश्न दिया जाता है तो प्रश्न का भी उत्तर कर लेंगे, जो हमने प्रश्न लिखा था भारत में मृदा, और इसका क्षेत्रफल भी आ गया। ठीक है, क्षेत्र भी आपको बता दिया, इसके प्रकार भी बता दिए, इसमें क्या क्या अंतर हो सकते हैं वो भी हो सकता है, एक प्रश्न भी लिखवा दिया। अगले पे आते हैं, दूसरी मृदा, काली मृदा, रेगुर मृदा। काली मृदा, रेगुर मृदा की हम बात कर रहे हैं, काली अथवा रेगुर मृदा। रेगुर मृदा, अंग्रेजी में इसको एक श्रेणी कही जाती है, ट्रॉपिकल चर्नोजेम। ट्रॉपिकल चर्नोजेम, उष्ण कटिबंधीय चर्नोजेम, ये इसका टेक्निकल नाम है। इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं, इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, कैसे बनी, कहां बनी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कैसे बनी, कहां बनी? ये ज्योति यादव हटाओ। शर्मा क्यों रहे हो? तुमने भी रिकॉर्डिंग देखी है, बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग हंसेंगे थोड़ी। हाँ जल्दी बताओ। वेरी गुड, ऐसे तो बोलना है, बस हो गया। तो काली मृदा सिर्फ कपास के लिए उपजाऊ है और फसलों के लिए भी। देखो भाई, धोनी बल्लेबाज थे या विकेट कीपर थे? दोनों थे। लेकिन जाने किस चीज के लिए जाते हैं? विकेट कीपर के लिए, है ना। आए तो विकेट कीपर ही थे, बल्लेबाजी भी अच्छा विकेट कीपर, अच्छी बल्लेबाजी, बट उनकी विकेट कीपिंग के चर्चे हैं कि नहीं? तो सर काली मृदा केवल कपास ही उगा सकती है। अब ये आपकी सीमितता दिखाता है। ये जो बार बार पूछ रहे हैं ब्लॉक करो,
नहीं तो पूछते रहेंगे जब तक है जान, ये चलते रहेंगे। हाँ जी। तो कोई भी मृदा, कोई भी मृदा किसी फसल को जन्म नहीं देती है। फसल तो हम डालते हैं ना, फसल तो हम डालते हैं। तो काली मृदा एक अच्छी मृदा है जिसके अभी गुणों की हम चर्चा करेंगे। इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है और इसमें कोई भी फसल हो सकती, कोई भी फसल हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके फेवर में जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके फेवर में नहीं जाती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये गलत धारणा है कि काली मृदा का मतलब वहाँ केवल कपास होता है। और ये मुझे और भी बताता है अर्जुन द्विवेदी का सवाल कि क्या काली मृदा केवल कपास उगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कपास क्या केवल काली मृदा में होता है, ये इसका उल्टा सवाल है। तो भारत में आप हैरान होंगे, पंजाब में कपास उगाया जाता है। पंजाब में कौन सी मृदा है, अभी जलोढ़ देखिए, पंजाब में कपास उगाया जाता है, तमिलनाडु में कपास उगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी में ही कपास होगा और कपास केवल काली मिट्टी में होगा, ये दोनों के दोनों गलत वाक्य हैं। चलिए आते हैं, पहले मृदा को समझते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं ये एसएससी के लिए पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, तो एक पंक्ति आपने याद की, काली मृदा कपास के लिए अच्छी है। ना तो आपको मृदा पता क्या होती, ना आपको फसल पता। तो अब आपने रटी हुई है तो आपने कहा ये तो मास्टर चैट भी पढ़ रहा है तो हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको जो लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन जो नहीं लगाना वो भी आपके लिए अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन। तो पहली चीज कपासी मृदा है, इसको मैं स्थानबद्ध मृदा कह रहा हूं। पिछली वाली को क्या कहा था, वाहित मृदा कहा था। पिछली वाली को कहा था वाहित, कहीं और से आई है बहकर, इसको हमने स्थानबद्ध यानी सीडेंटरी सॉइल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीडेंटरी सॉइल। ये अपनी पैतृक चट्टानों के ऊपर, पैतृक चट्टानों के दीर्घ आवधिक अपर्दन व मृदा निर्माण प्रक्रिया द्वारा निर्मित। डन, ये हो गया। अब इसकी पैतृक चट्टान क्या थी, इसकी पैतृक चट्टान ये थी कि 70 से 55 मिलियन वर्ष में जब भारतीय प्लेट रीयूनियन यूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी तो हमारे पास विस्तृत क्षेत्र में बेसाल्ट मैग्मा का दरारी उद्गार हुआ। ऐसी बात हम पहले कर चुके हैं कि नहीं। उसी बसाल्ट से उसी बेसाल्ट से काली मृदा बनी। काली इसलिए है क्योंकि इसमें टाइटेनियम धातु, टाइटेनियम मैग्नेटाइट के धात्विक अंश हैं जो काले रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं इसलिए काली हो गई, इसलिए ये काली हो गई। डन। अब प्रक्रिया हमें पता है, तो प्रक्रिया पता है तो इसका क्षेत्र भी पता होना चाहिए। भाई ये हमने मान लीजिए ये बनाया हमने, चल रहे हो क्या बन गया, अच्छा एक ये डब्बा बनाया, एक ये डब्बा बनाते हैं, इसको हम ऐसे, ये जो बिंदु लगाए ये बिंदु क्या है, जलोढ़ का बिंदु है,
और ये जो है, ये हम क्या कर रहे हैं, काली मृदा। अब काली मृदा का क्षेत्र हमें देखना होगा। आइए काली मृदा का क्षेत्र देख लेता हूं। ये हमारी काली मृदा के क्षेत्र है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत में काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, अब आप बताइए कौन सा राज्य लिखेंगे? गुजरात लिखेंगे? लिखेंगे? दक्षिणी राजस्थान? दक्षिणी राजस्थान लिखेंगे? आ रहा है दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक बड़ा अंग, और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, कुछ अंश तमिलनाडु में भी। आपको जगह ही तो पता होनी चाहिए। जगह पता हो गई, अगर आपने वो चित्र बना लिया, आपको दिख गया, तो काम खत्म हो गया। इतनी सी बात है हमारी। ठीक है, डन। तो जो लोग चित्र नहीं बनाते हैं और जो लोग किताब में देखते हैं, अरे यार ये चित्र है बहुत कठिन है, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको जरा जल्दी से इसको जरा जल्दी से अपनी एटलस में देखेंगे। एटलस में जरा मृदा का मानचित्र निकालेंगे। एटलस में मृदा का मानचित्र निकालेंगे। पंद्रह से 16% क्षेत्रफल है। कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और क्या है, उत्तरी कर्नाटक व तमिलनाडु के भाग में पाए जाते हैं। कुछ शब्द लिख रहा हूं। मृणमयी, स्वतः जुताई, सूखा रोधन। मृणमयी मतलब क्लेई, स्वतः जुताई सेल्फ फ्लोइंग, सूखा रोधन ड्रॉट, रेजिस्टेंट। कुछ शब्द इसके लिए। ठीक है, मिल गया आपको भी? आपके एटलस में है काला वाला जो क्षेत्र है, ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे हमने बनाया? दिखाई दे रहा है? तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमें जो हमने मानचित्र में बनाया। और किससे जुड़ा हुआ है, हमें इसका भूगर्भिक प्रक्रिया भी पता हो। वापस आते हैं, इसी पर आते हैं। मृणमयी, मृणमयी का मतलब जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो। रेत और क्ले में, मृत्तिका में क्या अंतर है? मृत्तिका के कण बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं और क्ले के कण जो हैं मोटे होते हैं। उनके कणों के बीच में बहुत सारी दरारें होती हैं जिसमें से पानी चला जाता है नीचे, वहां रिसाव ज्यादा होता है, यहाँ पर रिसाव कम होता है। तो पहली बात ये कि ये ऐसे हैं कि यहां पर जल का रिसाव आसानी से नहीं होगा।
आपको अगर यहां पर खेती करनी है तो यहां पे सिंचाई मत करिएगा। ज्यादा सिंचाई करेंगे तो गीला होने पर चिपचिपा हो जाएगा और जल का निस्तारण नहीं होगा। समस्या हो जाएगी जल भराव की। क्या समस्या हो जाएगी? जल भराव की। तो यहां पर क्या नहीं करना चाहिए? अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी मृदा है जो गीला होने पर चिपचिपा, चिपचिपी मृदा, वो होती है काली मृदा। इसमें अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अभी किसी ने कहा कि सर यहां पर क्या केवल कपास हो सकती है? तो देखिए, दो फसल मैं आपसे कहूंगा। पहली फसल है ज्वार बाजरा रागी, जिसे मिलेट कहा जाता है, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। सरकार को नाम देने में मजा आता है तो सरकार उसे श्री अन्न कहती है। श्री अन्न, मोटा अनाज, ये ऐसे अनाज हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये ऐसे क्षेत्र के लिए बेहतर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि अति सिंचाई करोगे तो गड़बड़ है। कौन सी फसल है जिसको बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है? गन्ना और धान। तो गन्ना और धान यहां पर नहीं उगाना चाहिए। फिर कह रहा हूं चाहिए, नहीं चाहिए। उगा रहे हैं वो अलग बात। तो भारत में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में गन्ने की खूब खेती होती। तो गन्ना जो है इस मृदा में उगाना का मतलब गन्ने को सिंचाई देनी पड़ेगी और उससे मृदा की गुणवत्ता और वहां जल भराव की स्थिति बनती है। तो ये एक पर्यावरणीय समस्या है। लेकिन गन्ना क्योंकि एक कैश क्रॉप है, गन्ने से अब ईंधन भी आता है, बायोफ्यूल भी है कि नहीं? तो किसान को क्योंकि पैसा मिलता है और किसान को लगता है कि क्या केवल अंबानी अडानी ही समझदार है कि अपने पैसे से पैसा बढ़ाता है, तो मैं अपने मेहनत से क्यों नहीं वो फसल लगाऊं जिसमें मुझे पैसा मिलेगा। तो पैसा कौन सी फसल में मिल रहा है? कपास में मिल रहा है। कपास क्या है? वो भी तो कैश क्रॉप है। कपास से कपड़े बनते हैं, वो भी उद्योग में यूज होती है। गन्ना भी उद्योग में यूज होता है, चीनी उद्योग में यूज होता है, इथेनॉल बनाने में होता है। तो किसान जो है दो खतरनाक काम करता है। पहला, गन्ना उगाता है काली मृदा में और कपास उगाता है काली मृदा में। कपास को भी क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए। क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए। कपास अब तो बीटी कॉटन है, उसको केवल सिंचाई नहीं चाहिए, उर्वरक भी चाहिए और वो बीज भी बढ़िया होने चाहिए और उसमें कीटनाशक भी चाहिए। किसान है छोटा किसान, लेकिन जुआ सबको मजा आता है भाई। पूरी की पूरी महाभारत जुए पे हो गई कि नहीं होगी? सब लोग सोचते हैं क्या कर रहा था युधिष्ठिर यार, वो द्यूत क्रीड़ा चल रही है, सब भाइयों को दांव पे लगा रहा है, बीवी को दांव पे लगा रहा है। कितनी पीली थी सोच के देखिए। बट लग गया, लग गया। तो हमारा किसान जो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, कहां पर है? पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। एक सपना देखता है ज्यादा पैसा कमाने का। जहां उसके पास सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है, वो क्या करता है? गन्ना और कपास लगाता है। गन्ने को सिंचाई चाहिए होगी, उसके पास पानी नहीं है। कपास को सिंचाई चाहिए होगी, पानी नहीं। कपास और भी बड़ा जुआ हो जाता है। कपास के जो बीटी कॉटन का बीज है वो कीमती है, जो आपका कीटनाशक है वो बहुत महंगा है और जो उर्वरक है वो भी बहुत महंगा है। किसान लोन भी लेगा। किसान को बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, माल्या को दे देगा। किसान किसके पास जाएगा? साहूकार के पास जाएगा। बैंक अगर लोन 10-12% ब्याज पे दे देता, 14% पे दे देता, साहूकार देगा 25 से 30% पे। किसान कहता है अरे एक बार लॉटरी लगने दो फिर सब कर दूंगा। दोनों गलत निर्णय हैं पारिस्थितिकी की दृष्टि से, कपास भी और ये भी। क्या होना चाहिए? अपने दलहन कर लो। भारत में दालों की शॉर्टेज है, दाल कितनी महंगी चल रही है। खूब बढ़िया दालें लगा सकता है किसान। दाल भी लगा सकता है और क्या कर सकता है? तिलहन कर सकता है। यहाँ अरंडी का तेल हो सकता है जो आप देखते हैं। और क्या है हमारा, खूब सिंगदाना होता है, मूंगफली का क्षेत्र ये है, ये भी कर सकता है। सोयाबीन लगा सकता है। बहुत सारे अवसर हैं उसके पास, बहुत सारे अवसर हैं। दलहन लगा सकता है, तिलहन लगा सकता है। लेकिन वो क्या चुनेगा? कपास। और फिर मानसून फेल हो गया,
सब चीजें फेल हो गई तो साहूकार आएगा, इसके आत्मसम्मान का चीथड़े चीथड़े करेगा, बच्चों के साथ बदतमीजी करेगा। आपने कितने वीडियो देखे होंगे, किसान जान दे देगा, उसके बच्चे जान दे देंगे। और नेता क्या कह रहे हैं, हम किसानों की आत्महत्या रोकेंगे। किसान भी एक सपना देख रहा है। सर यहाँ तंबाकू भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, तंबाकू भी लग सकता है। और कौन सी चीज वो लगाना चाहेगा, भाई तंबाकू में बहुत पैसा है, बीड़ी ही बीड़ी मजे में। अब आप सोचो तंबाकू पे भी तो निषेध आ रहे हैं। जैसे जैसे तंबाकू पे निषेध आएगा तो जो किसान है वो गैम्बल करेगा, वो हर जगह कहेगा अरे देखो कि तंबाकू किसान के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है नीलेश सर, गांव में अक्सर फसल को गाय भैंस खा जाते हैं, इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। गाय को पिज्जा बर्गर कुछ खिलाओ, मेरा गाय भैंस खा जाते हैं। तो पहली बात, अगर आपके पालतू पशु हैं, अगर आपके पालतू पशु हैं तो समझदारी ये है कि गांवों को कुछ जो है, भारत में सबसे ज्यादा मवेशी आबादी है दुनिया की, हमारे पास पैस्चर लैंड होने चाहिए, उनके लिए चारागाह होने चाहिए, चराई का भूसा होना चाहिए। ठीक है, जब आप पूरी की पूरी खेती कर रहे हो, अपने जानवर का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो तब दिक्कत है। तो ये आप ही के जानवर है ना, गाय भैंस खा जाते हैं, उस गाय भैंस को भैया तुम उसका दूध निकाल के पी जाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तुम्हारा फसल खा रही है, तुम क्या कर रहे थे, बीच में सो रहे थे या वीडियो देख रहे थे इंस्टा पे। तुम इंस्टा रील बनाओ तो गाय की भी बना लो, फिर वो भी मशहूर हो जाएगा, उसी से पैसा कमा लो। तो पहली बात, अगर आपके पालतू जानवर हैं तो पालतू जानवर का भी जो एक वो होता है उसको रखने का, उसका एक वैज्ञानिक तरीका है पशुपालन का, उसको तमीज से करिए, प्रोफेशनली करिए। रही बात, जिसकी ये बात कर रहा है, ये बात भी सोच के बिना कर रहा है क्योंकि चैट का मौका दिया, इसलिए समस्या होती है जब जंगली जानवर जैसे नीलगाय, नीलगाय आती है और वो जो है फसलों को कुचल सकती है, वो सारी चीज। तो उनके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनको बाढ़, उसमें बाढ़ लगाई जाती है, रोका जाता है, सारी चीजें। और इसमें जो विभाग है उससे भी नियंत्रण करना होता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि निर्णय लिया गया किसी क्षेत्र में अगर नीलगायों का उत्पात है तो नीलगायों की कलिंग भी की जाती, उनकी हत्या भी की जाती। ठीक है, तो ये भी पर्यावरण का मुद्दा है, लेकिन लगे हाथ जिसने भी किया बेटा, अब तो डिलीट हो गया ना, मैं तुम्हारा नाम पढ़ पाया ना, जिनको तुम इम्प्रेस करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाए, वो विषय हमारा हट गया। ठीक है, तो पहला क्या समझ में आया, ये मृणमयी है, इसके साथ फसलों का चुनाव समझदारी से करना चाहिए। दूसरी मजेदार बात यह है कि यार ये स्वतः जुताई है और सूखा रोधन है। जब इसमें पानी नहीं होता, सोचिए पानी जब नहीं होता तो सतह इसकी सूख जाती है, सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती। अक्सर आपने सूखे की अगर फोटो देखी होगी तो उसमें देखा होगा एक कंकाल पड़ा हुआ है और भूमि जो है कटी फटी सी है, दरारी भूमि है। वो दरारें इसलिए होती हैं ये नीलेश को ब्लॉक करो ना, इसको सिर्फ डिलीट मत करो, तुम फिर से आएगा वो, एकदम ब्लॉक करो, एकदम ब्लॉक करो। हाँ? नहीं तो ये गाय भैंस सब में चलता ही रहेगा, विषय से हट जाएगा। तो जो दरारें हैं, ये दरारें क्यों हो जाती हैं, क्योंकि सतह सूख गई है लेकिन अंदर अभी भी नमी संचित है। तो ऊपर तो लगता है कि जो है सूखा है, लेकिन अगर आपका पादप है, पादप की जड़ें तो अंदर तक जाती हैं, तो सूखे में भी ये काम कर जाता है। तो जुताई, जुताई क्या होती है, किसान ने खेती की, खेती में क्या हुआ होगा, खेती में जो हमारे पोषक तत्व हैं कुछ ऊपर गए होंगे, कुछ नीचे गए होंगे, सब कुछ, और ये क्या होगा, स्तरीकरण हो गया है। अब किसान चाहता है वो जो पुराना स्तरीकरण है ना, इसको थोड़ा सा मैं खंगाल दूं, एक तरह से अपनी मृदा को खंगालने के लिए उसको जरा तोड़ फोड़ के सारी चीजों को एक बार फिर से मिश्रित कर दूं, ताकि दूसरी फसल के लिए मेरी जो है मृदा तैयार हो जाएगी। उसको कहते हैं प्लोइंग या जुताई, जिसके लिए हल लेकर किसान जो है वो करेगा। अब इसमें होता क्या है, जब आप जो पिछली जो ठोस कठोर मृदा हो गई है उसमें आप दरारें डालते हैं, जिससे उसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो जाएगा, उसका चीजें भी हो जाएंगी। इसमें तो खुद ही दरारें पड़ जाती हैं, इसमें खुद ही दरारें पड़ जाती, भुरभुरा के उन्हीं दरारों में गिर जाता है। तो इसको जुताई की जरूरत है, खुद ही जुताई कर सकता है, तो इसलिए इसको स्वतः जुताई कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात यह है कि ये लगभग लगभग सभी पोषक तत्व हैं इसमें, NPK सब हैं, और साथ ही साथ में जीवांश भी बहुत। अब सोचो सारी चीजें तो है इस मृदा में, और इसी में गरीब किसान भी है हमारा, ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं है। वहां जुआ क्यों खेले हम,
आप शुष्क क्षेत्र में हो, आपको ऐसी मृदा मिली है, तो आप ऐसी मृदा का लाभ उठाएंगे ना, आप ऐसी फसल लगाएंगे जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। उतना काम कर लीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ पर आप दलहन, तिलहन, तंबाकू, जैसे किसी ने कहा, तंबाकू, कपास, गन्ना, सब कुछ यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, दलहन, तिलहन, तंबाकू, कपास, गन्ना, गेहूं तो लगा ही सकते हो। गेहूं का क्षेत्र वैसे ठंडा क्षेत्र होता है, तो जब हम कृषि करेंगे तो फसलों की भी बात करेंगे। डन है। यहाँ पर फल भी लगा सकते हैं इसमें, फल, सब्जियां, नींबू, संतरे। आपने सुना है नागपुर के संतरे? तो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, रसदार फल जो होते हैं, नींबू, संतरे, ये भी यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा था ये था। अब यूपीएससी को पता है कि ये सबसे ज्यादा मशहूर एरिया है। यूपीएससी को एक प्रश्न पूछना था, और यूपीएससी ने कहा वो जो रट्टू तोते हैं ना, जो हाथी जिनके चेन बंधी हुई है, हम उन्हें देखना चाहते हैं कि वो कौन है और वाकई में तैयारी कौन कर रहा है। तो यूपीएससी ने कई बार पूछा रेगुर मृदा के बारे में, ये सवाल वो सवाल, ऐसा सब कुछ पूछा। एक दिन सवाल पूछा 2021 में, और जिसमें कई कई हाथी फंसे। भारत की ज्वालामुखीय मृदा के महत्व का वर्णन करें। 2021 मुख्य परीक्षा में पूछ लिया। हाथी फंस गए। ज्वालामुखी मृदा तो पढ़ा ही नहीं। तो ज्वालामुखी मृदा है क्या? एक ही मृदा होती है भाई, ज्वालामुखी मृदा, और तो कोई है ही नहीं। काली मिट्टी, क्योंकि ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से बनी थी ना, उसी बसाल्ट से बनी वो। सर क्या हम इसमें अंडमान में जो बैरन है उससे जो बन रही है वो वाली? अरे अंडमान द्वीप है, जो उससे निकली राख वो तो पानी में चली गई। जो है प्रश्न को बस घुमा के पूछ रहा है यूपीएससी। अगर आप में वो लचीलापन है, अगर आप में वो हाथी को पता है कि मैं चूहा नहीं हूं, तो आप पार कर जाएंगे। डन। 2 मृदा हो गई। इस पे लिखिएगा, कोशिश करिएगा, आज जो चर्चा की है वो आपकी मदद करेगी। तीसरी मृदा कितने प्रतिशत हो गए भाई? 45 और 16। 45 और 16 कितना हो गया? 50, 60, 60% हो गया। तीसरा मजेदार वो है, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसे कर पाते हैं। लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा। रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जो है एटलस एटलस देखना जानते हैं। एटलस में मानचित्र देखेंगे, मृदा का मानचित्र देखेंगे, और मुझे बताएंगे भारत में लाल और पीली मृदा, या सिर्फ लाल मृदा लिखा है तो लाल मृदा भी चलेगा, लाल मृदा कहां पर पाई जाती है? भारत में लाल मृदा या लाल व पीली मृदा कहां पर पाई जाती है? आपके पास समय है, सोच के मुझे आंसर दीजिएगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बुंदेलखंड की पहाड़ी, और अरावली की पहाड़ी, और बाकी लोग जल्दी से। लाल मृदा, लाल व पीली मृदा। कितनी है? कर लिया सभी लोगों ने? अब मेरा उत्तर सुनिए। मेरा उत्तर है लाल व पीली मृदा काली मृदा की परिधि पर पाई जाने वाली मृदा। काली को घेरे हुए कि नहीं? ये देखिए,
काली के पूर्वी हिस्से में, जहां जहां काली है, ये बड़ा क्षेत्रफल है। अगर ये 16 है तो ये भी कितना लिखवाया हमने, इसको कितना क्षेत्रफल में लिखवाया, 10 से 15 के बीच में ये भी है। तो आप उड़ीसा झारखंड कह रहे हैं, मेरा उत्तर क्या है, काली मृदा की परिधि पर, काली मृदा को घेरे हुए है कौन सी मृदा, लाल मृदा। इस लाल मृदा का जैसे काली मृदा की हमने बात की, काली मृदा वाहित है या स्थानबद्ध है, स्थानबद्ध है। ये लाल और पीली मृदा वाहित है या स्थानबद्ध है, ये अगर आप समझ गए तो आपको इस पहेली का हल मिल गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्कियन काल की जो हमारी सबसे पहली पहाड़ियां हैं, जो आग्नेय हैं और कायांतरित हैं, बहुत कठोर हैं, जिनमें भारत का अधिकांश धातु मिलता है, उन शील्ड में जब अपर्दन हुआ, जब उनका अपर्दन हुआ तो उनसे मृदा बनी। उस मृदा में धातु की मात्रा अधिक थी और मुख्य धातु क्या थी, आयरन। आयरन जब पानी के संपर्क में आया तो वो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड लाल रंग का होता है। तो जहां जहां हमारे आर्कियन काल की चट्टानें थी, उनके अपक्षय से जो भी चूर्ण बना, जब वो पानी के संपर्क में आया तो उससे दो प्रक्रियाएं हुई। पहला, पानी ने उससे साथ रासायनिक प्रक्रिया करके ऑक्सीडेशन कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, लाल मृदा। और एक और रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्साइड तो नहीं निकलता लेकिन हाइड्रो वाटर ही अटैच हो जाता है, उसे कहते हैं जल योजित लोह। एक होता है ऑक्सीडाइज्ड लोहा और एक होता है जल योजित लोहा, उसका रंग पीला होता है। तो जल जब लोहे के साथ प्रक्रियाएं करता है, रासायनिक प्रक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक में तो ऑक्साइड कर देता है, लाल कर देता है, दूसरे में वो पीला कर देता है। इसलिए इस मृदा को क्या कहा गया, लाल पीली मृदा। दोनों में जल का रोल है। और आपसे मैंने पूछा ये बताइए कहां कहां पर है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, कर्नाटक की धारवाड़ शील्ड, कर्नाटक की धारवाड़ शील्ड, नीलगिरी दक्षिणी हिल, चेवरॉय, जावाड़ी, पूर्वी घाट, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा, छोटा नागपुर, पठार, बस्तर, पठार, और यहां पर हमारा ये था क्या था, बुंदेलखंड, ये भी आया। इन क्षेत्रों से आता है, इन क्षेत्रों से आता है। आगे पूर्व में आगे यहां पर क्या है, यहां पे शिलोंग था, शिलोंग पठार, उन्हीं के अवसादों से निकली कहां पर, उससे बनी हुई। तो जल्दी से लिखेंगे ये मृदा, जल्दी से इसके बिंदु हम कुछ लिख रहे थे ना, ये मृदा भी स्थानबद्ध है, स्थानबद्ध, भारत की सबसे प्राचीन मृदा है। आर्कियन कालीन, आर्कियन कालीन चट्टानों द्वारा उत्पन्न। ठीक है। अब बात यह है, चट्टानें क्या थी, कठोर चट्टानें थी। एक चट्टानें क्या थी, कठोर, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें थी। क्या थी, कठोर, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं। ये कहां पर है, वो अभी इनका, इनकी स्थिति यहां पर लिखूंगा, लोकेशन अभी लिखूंगा, पर यहां पे कुछ बताना चाहता हूं। अपर्दन सहज होगा या असहज होगा, कठिन अपर्दन होगा तो सूक्ष्म बनेंगे पहले या मोटे कण होंगे, रेत की मात्रा ज्यादा है, रेत की मात्रा ज्यादा है, रेतीली मृदा है। क्या है, रेतीली मृदा। पोषक तत्व कम है, पोषक तत्व कम है, नाइट्रोजन भी कम है और फास्फोरस भी कम, नाइट्रोजन भी कम हो गया, फास्फोरस भी कम हो गया, और जीवांश, जीवांश क्या हो गया, ये भी कम हो गया। अब बताओ कृषि के लिए बढ़िया उपयोगी है या नहीं है या नहीं, सीमित उपयोग हो गया। तो यहां पर कृषि
के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु अगर इसमें उर्वरक प्लस सिंचाई व्यवस्था की जाए तब कृषि संभव है, तब इसमें कृषि संभव है। तो कृषि की सीमितता होगी। अभी तक दोनों जो मिले थे वो कृषि के लिए बहुत बढ़िया थे, वो मृदा कृषि के लिए बहुत बढ़िया थी, लेकिन यहां पर है तो यहां पर ये फिर किस लिए यूज होना चाहिए? यहां से आपके पास कठोर चीजें हैं ना, कठोर है, साथ में धात्विक है, तो इसमें क्या होना चाहिए इस मृदा में? पहला काम खनन करिए, कर्नाटक के उस क्षेत्र में खनन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, भवन निर्माण के लिए कच्चा माल हो सकता है, भवन निर्माण के लिए कच्चा माल कर लीजिए, हो जाएगा, ये भी हो सकता है। कहां पर मिलेगा? पहला, काली मिट्टी, काली मृदा की परिधि पर, उसके चारों ओर घेरा हुआ है, वरना दक्षिण से चले तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र की जगह तेलंगाना लिखना चाहूंगा, तेलंगाना में ये ज्यादा है, आंध्र में तो तटीय मैदान है ना, आंध्र हो गया। अब हम आते हैं बस्तर, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो 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 सतपुड़ा फील्ड है वो है, ओडिशा, झारखंड, और क्या है, पूर्वोत्तर राज्य, जहां पर शिलोंग पठार के अंश, वहां पर भी स्थिति मिल गई। याद करने की तो कोई जरूरत नहीं, याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो सकता है। कितना क्षेत्रफल? 10 से 15% क्षेत्रफल। कृषि करिए, जो मर्जी करना करिए। लाल क्यों है? लाल क्या है? लौह का ऑक्साइड। और ये क्या है? जल योजित लौह। चलिए, जल योजित लौह समझ में नहीं आया। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक में सिर्फ ऑक्सीजन से प्रक्रिया करेगा, एक में पूरा का पूरा वाटर के मॉलिक्यूल से वो उसमें बस एक योजित हो जाता है, उसको एनहाइड्रस आयरन कहते हैं। अब उसका रसायन मुझसे ना पूछें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट ये हमारे पास है। डन। तो लाल और पीली मृदा सर, मैप में वो सब दिखा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। मैंने लिख दिया ना, पूर्वोत्तर के राज्य, शिलोंग से जो भी अवसाद जाएंगे, शिलोंग से जो भी जाएंगे वहां पर भी तो पहाड़ बने हैं ना, पहाड़ बने हैं तो उसमें वहीं से जाएगा, इसलिए पूर्वोत्तर के राज्य लिखा है। शिलोंग पठार से संबंधित के अंश मैंने वहां पर लिख दिया। डन। कोई कह रहा है वेस्टर्न घाट। देखिए, कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट का होगा उसमें लाल मृदा होगी, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट होगा उसमें काली मृदा होगी। तो ये कहना कि पश्चिमी घाट में एक तरह की मृदा है, वो डिपेंड करता है पश्चिमी घाट के कौन से हिस्से की बात कर रहे हो। तो आशा है आपको समझ में आएगा। पूर्वी घाट को भी हमने राज्यों में ले लिया है, इसलिए आपके काम आ जाएगा। ठीक है सर, कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है, अरावली भी तो एक शील्ड है, तो यहां पर आप चाहें तो झारखंड के बाद अरावली क्षेत्र। ठीक है, देखिए मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया
कि जहां जहां पर पुरानी शील्ड है, आर्कियन शील्ड, तो राजस्थान में भी आर्कियन था ना वो क्षेत्र, तो थोड़ा सा हिस्सा वहां पर होगा, थोड़ा सा हिस्सा वहां पर भी हो सकता है। डन। अब हम किस पर आ गए जल्दी से, अब छोटी छोटी मृदाएं रह गई हैं। चौथा क्या है? लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द का मतलब होता है ईंट। लेटराइट क्या होता है? ईंट है। उष्ण प्लस अति आर्द्र अवस्थाओं में अत्यधिक निक्षालन। निक्षालन क्या होता है? लीचिंग। लीचिंग के कारण बनी मृदा। तो दो चीजें यहां पर विशेष हो जाती हैं। पहला, गर्म होना चाहिए, अति आर्द्र होना चाहिए, बहुत सारी वर्षा होगी तो ये हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने निक्षालन की पहले भी बात की है। तो यहां पर क्या होता है? सतह पर एल्यूमिनियम और आयरन का संकेंद्रण हो जाता है। ये भी एक स्थानिक मृदा है, लगभग 4 से 5% क्षेत्रफल में फैली होती है ये मृदा। इसमें जितने भी हमारे बेसिस हैं वो सारे नीचे चल गए हैं, तो सतह क्या हो गई? अम्लीय हो गई। तो ये क्या है? अम्लीय मृदा। अम्ल भी ज्यादा है, इसमें पोषक तत्व कम है, इसमें जीवांश क्या है? उनका भी अभाव है। और किसी भी मृदा को हमारा क्या पसंद नहीं होता है? अम्ल तो किसी को नहीं पसंद होता है। तो यहाँ कृषि हो सकती कि नहीं हो सकती? खेती हो सकती कि नहीं हो सकती? नहीं होगी। तो कृषि के लिए, पारंपरिक कृषि के लिए अच्छा नहीं है। पारंपरिक सघन कृषि हेतु तो अनुपयुक्त है, बट यहां पर बागानी फसलें हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं? बागानी फसल, जैसे चाय, कॉफी। ठीक है। यहां मसाले लगाए जा सकते हैं, चाय, कॉफी। यहां पर वृक्षादन भी हो सकता है। ठीक है। वृक्ष लग सकते हैं। वृक्ष में यहां पर नारियल के वृक्ष लग सकते हैं। यहीं पर कुनैन। ठीक है। कुनैन भी हो सकता है। कुनैन की गोली बनती है, किस लिए होती है? मलेरिया के लिए। यस। तो ये इस क्षेत्र के लिए अच्छा है, बट अन्यथा बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं है। कहां पर होगा ये? कहां पर होगा ज्यादा वर्षा? बहुत ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? पश्चिमी घाट में होती है। तो हमारे चित्र में अगर हम देखें, तो जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां पर यह मृदा पाई जानी चाहिए। इसको हम क्या कर दें? इसको हम एल लिखते हैं। एल 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 एल। एल क्या है? लेटराइट। अगर आप देखोगे यहां पर है लेटराइट मृदा, दिखाई दे रही है सभी लोगों को। एल यहां पर, इधर छोटा नागपुर, शिलोंग का पठार, और ये इधर कार्बी अंगलोंग जो असम का हिस्सा है। यहाँ पर हमारे पश्चिमी घाट, याद है पश्चिमी घाट में भी, और छोटा नागपुर के पठार में भी, और यहां पर भी इस डब्बे में एल का मतलब लेटराइट। ये इतनी
इतनी कठोर मिट्टी है कि इसमें जड़ें घुस भी नहीं सकती हैं और ये मृदा बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है कृषि के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर ईंट निर्माण बिल्कुल हो सकता है, ईंट का निर्माण बिल्कुल हो सकता है। किसकी प्रचुरता पाई जाएगी? लोहा और एल्यूमिनियम। किसकी कमी है? एनपीके। जितने भी हैं उन सब की कमी हो जाएगी, जीवांश भी कम होंगे, एनपीके भी कम हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लेटराइट भी, अम्लीय भी है एन पी ए। ईंट के लिए, ईंट निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है वर्षीला प्लस फील्ड क्षेत्र, जहां भी होगा। कहां पर है? पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिम, पूरा का पूरा नहीं, ऊपर का घाट नहीं, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक के आसपास वहां पर होगा। पूर्वी घाट के वर्षीले भाग, ठीक है। उसके बाद कुछ हिस्सा इधर मध्य प्रदेश में भी आता है, कौन सा? सतपुड़ा, सतपुड़ा प्लस कोटा, नागपुर, पठार व पहाड़ी क्षेत्र, और पूर्वोत्तर में शिलोंग, पठार व पहाड़ी क्षेत्र। आपके लिए शायद ये याद करना हो, मेरे लिए दिमाग में वो मानचित्र चल रहा है, तो मानचित्र मुझे सारी चीजें बताता चला जा रहा है। ठीक है, चार हो गए। ये चार प्रमुख थे जिनकी हमें डिटेल पता होनी चाहिए थी, जिनकी हमें डिटेल पता होनी चाहिए थी। इसको मैंने डिटेल में कराया भी है, इन पे प्रश्न आ रहे हैं। आपने देखा 2021 में मुख्य परीक्षा में भी आया है और वैसे भी आया है, तो ये हमारे पास हो गया। डन। आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। शुष्क व मरुस्थली कहां पर है? शुष्क व मरुस्थली क्षेत्र कहां पर? शुष्क व मरुस्थली क्षेत्र कहां पर? चित्र में कहां दिख रहा है? जल्दी से अपनी एटलस में देखिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा मरुस्थली मृदा। कौन सी है? केवल ये वाला हिस्सा आएगा, केवल ये वाला हिस्सा आएगा। लगभग लगभग 4% से भी कम, लगभग 4% से भी कम है। यहां पर पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थली क्षेत्र है। इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? और यहां पर वर्षा, वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम, वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम। यहां पर कौन सी प्रक्रिया काम करती है? कोशिका क्रिया। कौन सी? कोशिका क्रिया। और सतह पर ये क्या करती है? लवणों को लेकर आती है। तो यहां क्या समस्या है? लवणीकरण। तो यहां पर अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो कोशिका क्रिया से पानी क्या होगा? सतह पर आ जाएगा। पानी जब सतह पर आएगा अपने साथ नमक लेकर आएगा और सतह के जलाशयों को और सतह की मृदा को क्या कर देगा? लवणीय बना देगा, नमक उसमें ज्यादा हो जाएगा। ये गलती हमने इंदिरा गांधी नहर के साथ की। हम इस मरुस्थली क्षेत्र में हरी के बराज से एक नहर लेकर गए, ठीक है, यहां बीकानेर की तरफ ले तो आए, हम ले आए और उसमें जो पानी था
नहर से रिसाव होकर वो मृदा में गया और मृदा को क्या कर दिया उसने, और ज्यादा लवणीय किया। जब आपके पास जल का अभाव हो, आपको कैसी फसलें लगानी चाहिए? पारंपरिक रूप से बाजरा का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बाजरा। ऐसा नहीं कि वहां पर बाजरा लगता है, राजस्थान में लोग बाजरा खाते। बाजरा के लिए उपयुक्त है। लाल मिर्ची, आपने सुना, वहां मिर्ची की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, वो उसी जगह का क्षेत्र है। लेकिन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हमने धान लगा ली। सोचिए, राजस्थान में धान उगा रहा है, क्यों उगा रहा है? क्योंकि पानी आ गया, पानी की उपलब्धता। फिर से बताना चाह रहा हूं, समस्या क्या है? मृदा अच्छी है, मृदा रेतीली है, रेत में पानी डालिएगा तो नीचे चला जाए। तो आपको अगर धान लगानी है तो बार बार उसमें पानी डालना होगा, बार बार अति सिंचाई करनी होगी। अति सिंचाई से आपकी धान की फसल तो तैयार हो गई, बट एक प्राकृतिक प्रक्रिया से आपके सारे क्षेत्र की मृदा लवणीय हो गई कि नहीं होगी उसका। अब आपने सुना होगा, लवणीय मृदा को ठीक करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है? जिप्सम डालना पड़ता है। ऐसा सुना कि नहीं? पहले समस्या लाओ, पहले टांग कटवाओ, फिर नकली टांग लगाओ। क्या पागलपन है भाई, क्यों करना है ये? बट ये हुआ है, और ये एक पारिस्थितिकीय रूप से दिक्कत। फिर यहाँ जीरा भी होता है, जीरा ले लो। और मैंने कहा जीव भी यहाँ पर कौन से होंगे? यहाँ पर ऊंट होंगे। ऊंट होगा कि नहीं होगा? तो ये तो आपको पर्यावरण में जो यहाँ की बात है वो है। डॉली सोलंकी कह रही कोशिका क्रिया क्या है? सभी लोग यहाँ पे लिखा कोशिका क्रिया, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। और बोलने से पहले, शब्दों को बोलने से पहले करवाता हूं। डॉली सोलंकी जी, क्लास को दोबारा देख लीजिए, ऐसा मत करिए, है ना। सर आर्कियन काल समझ नहीं आ रहा सर, तो बेटा आज ही आना हुआ आपका। अब तो पूरी क्लास को आर्कियन काल पता है, हमने एक पूरी चैप्टर ली है भारत के भूगर्भ पर, है ना। जो पढ़ाओ वो नहीं आ रहा है तो इसका मैं बुरा मानने लगूं? मैं क्यों बुरा मानूं भाई? तुम्हें तो नोट ही लिखने हाथ ही है ना। बाद में क्या होगा? इस शिक्षक ने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, फीस दी थी, अब इसको क्या चप्पल देकर मारूं मैं? मारो यार, जो मारना है मारो। इतना तो शिक्षा वो है ही नहीं ना, कैसे पैसे की लेन देन हो, उतना तो थोड़ा सा आपको भी रखना पड़ेगा कि शिक्षक जब पढ़ा रहा है। आज जब हमारी 16-17 क्लास हो गई कि नहीं होगी, जब हमने तीसरी क्लास में सारी प्रक्रिया बताई, आज के लेक्चर में बताई। ये बहुत आसान है सोशल मीडिया पे किसी को कुछ भी बोल देना, लेकिन सोचिएगा, बाकी आपकी श्रद्धा है। हाँ जी, कहाँ पे आ गए? लवणीय और क्षारीय मृदा। लवण क्या होते हैं? नमक। नमक अगर ज्यादा हो जाए। और क्षार क्या होते हैं? एक अभी हमने अम्लीय बात की, अम्लीय का मतलब एसिड बेसिस। ये जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, क्या बेस है। तो जनरली चीजें क्या होती है? तटस्थ होती, न्यूट्रल होती। बट अगर अगर पानी में घुलकर आपके लवण नीचे चले गए जो बेस थे, तो सतह पे क्या रह गए? एसिड रह गए। तो जब हमने अभी देखा, निक्षालन की प्रक्रिया मृदा को एसिडिक बनाती है। लेकिन अगर वही सतह को ऊपर वापस आ जाएं और ज्यादा हो जाएं, तो वो सतह को क्या बनाएगी? लवणीय बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो ये कहां पर होगा? जल्दी बताइए, लवणीय और क्षारीय कहां पर होगा? लॉजिक लॉजिक जो भी पढ़ा है, हाथ खड़ा करके, ऐसे भीड़ में नहीं। हाँ जी, कहां पर होगा? सोच के बताइए। मरुस्थली क्षेत्र की जगह क्या मैं कह सकता हूं? अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र जहां अति सिंचाई की गलती की गई है। तो ये पंजाब में भी है भाई, ये हरियाणा में भी है। सिर्फ इसको ये मत समझना कि ये जो है समस्या राजस्थान की। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जिनमें अति सिंचाई हुई है, उससे लवणीयता आ गई है। साथ ही साथ में तटीय क्षेत्रों में अगर सागरीय अतिक्रमण हुआ, सागर की लहरें अंदर तक आ गई हैं, तो मृदा को लवणीय कर देंगी कि नहीं कर देंगी? तो यहां पर क्या लिखेंगे? शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अति सिंचाई और साथ ही साथ तटीय सागरीय लहरों का अतिक्रमण। ये कहां पर हुआ है? कुछ केरल के क्षेत्रों में हुआ है। केरल तट पर ऐसा
कई जगह पर देखा। और ये कहां पर देखा हमने? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और क्या है हमारा राजस्थान के भी जो नहर वाले इलाके हैं वो। तो समय के साथ क्या हो जाएगा? ये मृदा जो है खराब हो जाएगी। ये मृदा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। डन। ये क्या है? पीठमयी और वनीय और पर्वतीय। पीठमयी व दलदली, वनीय व पर्वतीय। जल्दी से बताइए ढाल किस में ज्यादा होगी? ढाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मृदा निर्माण हो पाएगा कि नहीं? मृदा निर्माण में समस्या। तो यहां पर कैसा होगा? कंकाली मृदा बताया था, कंकाली मृदा, अपरिपक्व मृदा। इसको समय मिला होगा अपने वो बनाने का, संस्तर बनाने का? नहीं बना होगा, तो संस्तर का अभाव है ना, संस्तर का अभाव है, ठीक है। अब मृदा ही नहीं बन रही है, बहुत ही कंकाली मृदा है, मतलब बहुत ही पतली पतली जो उसकी लेयर होगी वो बहुत ही पतला होने वाला, ठीक है। इसकी एक समस्या है जो थोड़ी बहुत बनती भी है, वो अपर्दित होने को तैयार है कि नहीं? ठीक है, भारी अपर्दन व स्खलन की संभावना, भूस्खलन हिमस्खलन होता है कि नहीं, की संभावना। कृषि के लिए, कृषि हेतु उपयुक्त या अनुपयुक्त? अनुपयुक्त। बट फिर भी अगर करनी हो तो कौन सी कृषि करो? सोपानी कृषि। सुना है सोपानी कृषि क्या होती है? स्टेप फार्मिंग। पहाड़ की ढाल को सीढ़ी नुमा रूप से काट लीजिए, पहाड़ की ढाल को सीढ़ी नुमा रूप से काट लीजिए और इन्हीं सीढ़ियों पर आप वो करें, ठीक है। उसके अलावा यहां पर वानिकी भी संभव है, पेड़ जो है अपनी जड़ें लगा सकते हैं, तो वानिकी संभव है, अन्यथा ये बहुत ज्यादा काम का नहीं। क्लियर हो गया? लगभग 5% के करीब क्षेत्र है इनका। और भारत के पर्वतीय क्षेत्र क्या है? हिमालयी क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र है, पठारीय पर्वत व पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय प्लस पूर्वांचल भी चलेगा। जल्दी से लिख भी दिया हमने, आप एकदम छाप रहे हो, बट कोई बात नहीं, छापते रहो, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं चाहूंगा कि इसके बाद अपनी बुकलेट पढ़ें, इसमें मरुस्थलीकरण क्या है, जल जमाव क्या है, जल भराव क्या है, मृदा की लवणीयता क्या होती, क्षारीयता क्या होती, सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। हमने ये भी बताया है कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है। केजीएस की बुकलेट सामने इसीलिए रखता हूँ कि मेरा विश्वास अपनी बुकलेट में नहीं तो आपका कैसे आएगा। रखो रखो, बिल्कुल करना, ठीक है। अब आखिरी क्या रह गया? पीठमयी और दलदली, ये क्या होता है? पीठमयी और दलदली, तो अगर पानी में कुछ वृक्ष की टहनियाँ और हरी भरी पत्तियाँ अगर डाल दी जाएं तो सड़ने गलने लगेंगी कि नहीं गलने लगेंगी? तो जब एक क्षेत्र में आ तो जलीय लेकिन उसमें
जैविक पदार्थ हम डालते रहे, मरे हुए जीव हो गए, पादपों के अंश हो गए, पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई, तो क्या हो जाता है, हल्का सा ठोस तो हो गया है, हल्का सा ठोस हो गया है, पानी तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो एक विशेष तरह की परिस्थिति है, सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है कि नहीं, उसमें घुसोगे तो घुसते ही चले जाओगे, इसलिए दलदली है। ठीक है, तो दलदली किसका सूचक है, जल भराव की स्थिति है। ठीक है, और पीटमयी क्या है, अत्यधिक जीवांश की मात्रा, 40% से अधिक मृदा में क्या है, जीवांश ही है, सड़ता गलता हुआ। ठीक है, तो जल भराव, अति आर्द्र दशा, अपूर्ण मृदा निर्माण और अत्यधिक सड़न व गलन वाला दलदली क्षेत्र। डन, ये हमारा आखिरी है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, क्या हमने अपने मटेरियल में दिया है। पीटमयी दलदली, ठीक है। अब पीटमयी और दलदली की जब हम बात करते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन तो है, बट फास्फोरस और पोटैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जीवांश क्या हो गया, जीवांश तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, तो ये बहुत ज्यादा कृषि के लिए बेहतर नहीं होते। हमारे तराई के क्षेत्र में, तराई के जल भराव क्षेत्र में ये पाया जाता है। भूमि के धसान, भूमि धसान क्षेत्र जिनमें जल भर गया हो, ऐसे धंसे हुए क्षेत्र जहां झील बन गई हो, वहां पर ये सड़न शुरू हो सकती है, तो वहां पर ये मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसे जो सागर स्तर के पास, तो ये क्या हो गए, डेल्टा, क्या हो गए, डेल्टा, डेल्टाइक क्षेत्र, जहां पर मैंग्रोव लग रहे हैं, वहां पर मैंग्रोव के समीप कुछ ऐसे क्षेत्र मिल सकते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र मिल सकते हैं। धसान का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र जहां जल भराव हो गया है, वहां पर भी हो सकता है। ठीक है, केरल में बाढ़ आती है, केरल के निचले निचले तटीय क्षेत्र, तो सागर स्तर के पास निचले क्षेत्र जो हो गए, निचला क्षेत्र, तो ये तो डेल्टाइक हो गया, केरल के निचले तटीय क्षेत्र। इसको रिवाइज कहां से करेंगे, अच्छे से किया है, केजीएस नहीं है सर मेरे पास, केजीएस मुझे नहीं मिल रही है, मिली थी अब डिलीट हो गया, पीडीएफ इतने हो गए कि पीडीएफ के लिए पीडीएफ बनाना पड़ रहा है मुझे। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 11 समझ में आ गया, भारत की मृदाएं सारी की सारी, इसमें जो प्रश्न होंगे प्रीलिम्स भी बना पाओगे, मेंस भी बना पाओगे। अब मिलेंगे, कल छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे, ख्याल रखिए, जय हिंद।